अगले दिन मैं नादिर खान के सामने बैठा था। मैं उससे कह रहा था कि सब कुछ अजीब ढंग से हो रहा है और उसे चुपचाप स्वीकार करने का अर्थ है कि हम ताई जान को नमन कर रहे हैं। यह एहसास अकेला मुझे और मामा को मार रहा है। मामा ने मुझे खास तौर पर हिदायत दी कि जो होगा सो होगा, लेकिन नादिर खान को स्थिति से अवगत करा देना चाहिए। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। नादिर खान ने कहा, खैर, सुश्री ताहिरा खानम ने अब पासा फेंका है। कृपया मुझे वे सारे दस्तावेज दिखाइए। मैं आपके लिए ये लाया हूँ, मैंने कहा और वो कागज़ नादिर खान को सौंप दिए। नादिर खान काफ़ी देर तक कागज़ों को देखता रहा, फिर उसने संभाल कर रखा और बोला, बस इतना समझ लीजिए कि काम शुरू हो गया है। ये महिलाएं कौन हैं और क्या हैं? भगवान ने चाहा, अगर ये दावा सच निकला तो क्या होगा? मैंने कहा, नादिर खान, यकीन मानिए, ये दौलत संपत्ति हमें पहले पता भी नहीं थी। हमें जो मिला वह निश्चित रूप से हमारे लिए अप्रत्याशित है, लेकिन हम इसे पसंद करते हैं और हम इसका उपयोग करना चाहते हैं। हालांकि अगर वह दावा सच्चाई पर आधारित है तो कानूनी तौर पर उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। ठीक है, जांच शुरू हो जाएगी, आप चिंता न करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ देर नादिर खान से बात की और उसके बाद मैंने उनसे लौटने की इजाज़त मांगी। दिल पर एक अजीब सा बोझ था। मेरे पापा की बेगम होने का दावा करने वाली उस औरत से मिलने और सौतेली बहनों और भाइयों को देखने के लिए मेरा दिल तरस रहा था। हमें प्रदान किए गए विवरण इतने स्पष्ट थे कि ज़हीर हुसैन भी थोड़े प्रभावित हुए। मैं वापस घर पहुंच गया। ताया अबू हीरा और सुल्ताना के साथ बैठा और अच्छी बातचीत की। मामा और दानिया भी शामिल थे। दिन बीत गया। रात को मेरे साथ घटी अनगिनत घटनाओं के बावजूद मैं जिस कमरे से नहीं निकला वही मेरा आशियाना था। सरफराज भाई की याद आ गई। हम साथ सोते थे। उस वक्त भाई का खाली बिस्तर देखकर मेरे दिल पर एक अजीब सा बोझ आ गया। घर के सभी लोग सोए हुए थे। दिल ने इस तरह बगावत की और उठकर बाहर चला गया। मैं अपने उन दोस्तों को देखना चाहता था जो मेरे खिलाफ थे। काश किसी तरह दादी मुझसे बात करती और मुझे बताती कि ये सब क्या है। उनकी भूमिका सिद्ध हो चुकी थी और डॉक्टर इश्तियाक भी मुझे इस ग्रुप के सदस्य लगते थे। सभी कमरों में अर्ध अंधेरा था। सोने वाले सो रहे थे। मेरे कदम दादी के कमरे की ओर बढ़ गए। मैं देखना चाहता था कि वह रात के उस समय क्या कर रही थी। जब मैंने उनके कमरे में प्रवेश किया और लाइट ऑन की तो मेरे होठों पर मुस्कान फैल गई। दादी बिस्तर पर मौजूद नहीं थीं। मेरे मन में एक बड़ी जिज्ञासा जागी। मैंने दादी के बेड के नीचे वॉशरूम वगैरह देखा और सब कुछ देखकर सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। मेरे मन में एक विचार आया कि एक दिन ऐसे समय में मैं अपनी दादी के दरवाजे पर ताला लगा दूं और देखूं कि मेरी दादी क्या कर रही हैं। विचार ने मेरे होठों पर मुस्कान ला दी। वैसे दादी माँ मुझे हिंट दिया करती थी कि उनमें जान है। ये बड़े आश्चर्य की बात थी कि इन सभी रहस्यमयी घटनाओं के लिए केवल मुझे जिम्मेदार ठहराया गया था। रहस्यमयी महिला फिरदौस जो दानिया से मिलती थी, ऐसी भावना किसी और को नहीं थी। ताया अबू ने कभी इस विषय पर चर्चा ही नहीं की थी और सच तो ये है कि मैं इन सब बातों का जिक्र किसी और से भी नहीं करना चाहता था। मैंने गलियारे में कदम रखा और अचानक मेरी निगाह एक तरफ चली गई। एक साया उस इमारत की ओर बढ़ रहा था जो हमारे लिए आरक्षित थी और जिस तक हम अभी तक नहीं पहुंचे थे। इमारत में मंद रोशनी थी और छाया ठीक कदमों से उसकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन पीछे से मैंने उसे अच्छी तरह पहचान लिया। वह मेरी दादी थीं। सबसे बड़ी खासियत थी दादी माँ के लंबे और खूबसूरत बाल, जो उस उम्र की महिला के लिए अकल्पनीय था। मेरे होठों पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। मैंने सोचा कि दादी माँ के पीछे चलूं और मैंने ध्यान से उनका पीछा किया। इस इमारत के दरवाजे पर पहुंची दादी माँ की सफ़ेद होला एक पल के लिए रुकी और फिर प्रवेश कर गई। मैं दादी के पीछे चल रहा था। इस दौरान जिस तरह से मेरे साथ चीज़ें हो रही थीं, उसने मुझे निडर और निडर बना दिया। मैंने गुरनी से नियमित रूप से लड़ाई की थी और मेरी जानकारी में मैंने उसे ख़त्म कर दिया था। ये अलग बात है कि वो इंसान नहीं कुछ और थी। कुछ देर बाद मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गया। ये एक देखने लायक दृश्य था। अंदर एक सफ़ेद रोशनी थी जिसका केंद्र अज्ञात था।
इस सफ़ेद रोशनी में लंबे सफ़ेद चोगे वाले लोग दिखाई दे रहे थे और उनके सारे चेहरे ढके हुए थे, सिर से पांव तक सिर्फ सफ़ेद लंबे चोगे ही दिखाई दे रहे थे। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, उनमें भगदड़ मच गई और वे सभी एक दूसरे से टकराने लगे और फिर धीरे धीरे उनके शरीर पतले होते गए, पहले रस्सी की तरह, और वे सब जमीन पर बैठ गए। वे सभी सांप बन गए और फिर वे इधर उधर छींटाकशी करने की कोशिश करने लगे। मुझे ऐसा लगा जैसे वे ज़मीन में गड्ढा खोदकर उनमें प्रवेश कर रहे हों। जल्द ही सारी जगह साफ हो गई, लेकिन जो छाया मैंने पहले देखी थी वह वहीं खड़ी रही। छाया का चेहरा ढका हुआ था लेकिन उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। मैंने हिम्मत करके कहा, दादी, क्या तुम हो? उसी समय मैंने पीछे से सफ़ेद कपड़ों में एक व्यक्ति को आते देखा। वह दादी के पास पहुंचा ही था कि तभी अचानक उसने दादी के ऊपर एक सफ़ेद चादर फेंक दी और दूसरे ही पल में वे दोनों मेरी नज़रों से ओझल हो गए। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, चाहे कितनी भी सुरक्षा मिल जाए दादी, मैं समझता हूँ कि चूंकि तुम जिन नहीं हो इसलिए तुम सांप का रूप नहीं ले सकते, लेकिन मैं तुम्हें प्रकाश में लाऊंगा। ये कहकर मैं अपनी पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ लपका और दूसरी तरफ भागने लगा। मैं उनसे पहले दादी के बिस्तर पर पहुंचना चाहता था लेकिन मैं नहीं कर सका। पूरी ताकत से दौड़ता हुआ जब मैं दादी के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाज़ा हमेशा की तरह था। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर देखा। दादी अपने ठेठ अंदाज में बिस्तर पर लेटी हुई थीं। मैंने धीरे से प्रवेश किया। उस वक्त मेरे अंदर एक पागलपन सा चल रहा था। मैं उनके बेड के पास पहुंचा और खड़ा हो गया। आप लोग मुझे पूरी सुरक्षा दे रहे हैं दादी, मैं जानता हूं कि आप मेरी रक्षक हैं और मेरी हर भलाई के बारे में सोचती हैं, लेकिन मुझे अपने पास ले जाती हैं। मैंने आज तक अपना मुंह बंद रखा है और आपकी हर आज्ञा का पालन करता आ रहा हूं, लेकिन दादी माँ, मुझे भी अपने भरोसे में ले लो।